डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में अभी तक बच्चों हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रिंसिपल समझ लिया है। उसमें हमने सीखा था कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम रिपीटेटिव डीएनए को चेक करते हैं। और रिपीटेटिव डीएनए में इंटरेस्टेड क्यों होते हैं? क्योंकि ये हम सब में बहुत ज़्यादा वेरिएशन शो करता है, बहुत ज़्यादा पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रिंसिपल क्या था वो हमने समझ लिया है। अब हम समझने जा रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की स्टेप्स। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या क्या स्टेप्स फॉलो की जाती है, ये सारी स्टेप आपको ध्यान में रखना है। आप इसको साथ में नोट भी करते रहिएगा। ये जो स्टेप हैं ये सब आपको लिखना भी है। इन स्टेप में क्या सीक्वेंस चल रही है वो इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आ चुका है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सीक्वेंस लिखी थी और पूछा था करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करो। तो इसमें कई स्टेप्स होती है, तो सारी स्टेप आपको स्टेप बाय स्टेप आना चाहिए। सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सबसे पहली स्टेप आती है सैंपल को कलेक्ट करना। सैंपल कलेक्ट किससे किया जाता है? मान लीजिए कहीं पे क्राइम हो गया, तो जहाँ क्राइम हुआ है वहाँ से हमें सैंपल इकट्ठा करना है। तो सैंपल में आप किसको इकट्ठा करोगे? जैसे ब्लड का यूज़ कर सकते हैं, इसी तरह से हेयर फॉलिकल का यूज़ कर सकते हैं, बोन का यूज़ कर सकते हैं, सलाइवा का यूज़ कर सकते हैं। सलाइवा के अंदर भी सेल होती है, सलाइवा के अंदर सेल होती है, तो उनका भी यूज़ किया जा सकता है। मान लीजिए कहीं पे क्राइम हुआ, दो पर्सन आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे के बाल नोच लिए, तो उनसे जो हेयर मिला है उस हेयर फॉलिकल से भी डीएनए हम आइसोलेट कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसा पार्ट जिससे हम डीएनए आइसोलेट कर सकते हैं उसको एज ए सैंपल की फॉर्म में कलेक्ट किया जा सकता है। ये बच्चों ब्लड हो सकता है, हेयर फॉलिकल हो सकता है, बोन का पार्ट हो सकता है, सलाइवा हो सकता है, कुछ भी सेक्शन हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर हम ब्लड का यूज़ कर रहे हैं, ब्लड का यूज़ कर रहे हैं, तो ब्लड में तो कई तरह की सेल है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सेल होती है, एक तो बच्चों आप जानते हैं आरबीसी होती है, और दूसरी सेल जो होती है वो है डब्ल्यूबीसी होती है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी ये मेन सेल है। ब्लड की बात करें तो ब्लड में ये मेन सेल आरबीसी डब्ल्यूबीसी। अब बताओ इनमें से डीएनए निकालना है तो आरबीसी से निकालें या डब्ल्यूबीसी से? अच्छा, आरबीसी की खास बात ये होती है कि आरबीसी जो मैच्योर हो जाती है, तो मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस ही नहीं होता। मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता तो डीएनए भी नहीं है, और डीएनए नहीं है तो यहां पर आरबीसी का यूज नहीं किया जाएगा। यानी अगर ब्लड एज ए सैंपल लिया जाता है तो फिर किसका यूज करेंगे? डब्ल्यूबीसी का। आरबीसी का यूज क्यों नहीं करते, यह क्वेश्चन आ चुका है। आरबीसी का यूज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं है। मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है तो डीएनए नहीं है, और डीएनए नहीं है तो इसका यूज नहीं किया जाता है। याद रहेगा इतना? अच्छा, सबसे पहले तो सैंपल को कलेक्ट किया। अब सैंपल कलेक्ट करने के लिए मान लीजिए ये कोई सेल है, डब्ल्यूबीसी की सेल है, तो इस सेल के अंदर न्यूक्लियस में जो डीएनए बैठा है, सबसे पहले उस डीएनए को बाहर निकाला जाएगा। तो पहली स्टेप आती है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सैंपल जो हमने लिया उसमें से डीएनए का आइसोलेशन। डीएनए का आइसोलेशन कैसे किया जाता है इसके बारे में डिटेल में बायोटेक में पढ़ाया जाता है। बायोटेक में पूरा प्रोसीजर है कि डीएनए को कैसे सेल में से आइसोलेट करते हैं। अभी इतना ध्यान रखो कि जो सैंपल कलेक्ट किया उसमें से सबसे पहले डीएनए को बाहर निकालेंगे। ये डीएनए बाहर आ गया। अच्छा, जो डीएनए बाहर आया है, अगर मान लीजिए सैंपल बहुत कम है, मान लीजिए सैंपल में सेल्स वगैरह बहुत कम है, तो सेल कम है तो डीएनए भी कम आएगा, और डीएनए इतना कम है कि हम आगे का एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं पा रहे। तो हमें इस डीएनए के नंबर को बढ़ाना पड़ेगा, और डीएनए के नंबर को बढ़ाने के लिए एक टेक्निक काम में लेंगे जिसे कहा जाता है पीसीआर। इफ अमाउंट ऑफ डीएनए इज वेरी लो, अगर डीएनए के अमाउंट बहुत कम है तो इसे इंक्रीज करेंगे। किसकी हेल्प से इंक्रीज करते हैं? तो पीसीआर। पीसीआर की हेल्प से इसको इंक्रीज किया जाता है। अच्छा, पीसीआर एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम डीएनए को एम्पलीफाई करते हैं, उसकी नंबर को बढ़ाते हैं। अच्छा, पीसीआर से नंबर कैसे बढ़ाते हैं यह भी आपको बायोटेक में सिखा दिया जाएगा। बायोटेक में यह टॉपिक भी कवर किया जाता है, पीसीआर क्या होता है। अभी इतना ध्यान रखो, डीएनए की नंबर इंक्रीज करना हो कौन सी टेक्निक काम में लेंगे? पीसीआर। जैसे यहां पर पीसीआर करेंगे तो पीसीआर होते ही यहां पर डीएनए का नंबर ऐसे बढ़ता जाएगा, ऐसे डीएनए की नंबर यहां पर बढ़ती चली जाती है। तो डीएनए के नंबर को बढ़ाने के लिए कौन सी टेक्निक काम में लेते हैं? पीसीआर। लेकिन एक बात याद रखिएगा, पीसीआर ऑप्शनल है। ऑप्शनल से क्या मतलब है? अगर डीएनए की नंबर ऑलरेडी आपके पास ज्यादा है, मान लीजिए यहां पर ऑलरेडी हमारे पास डीएनए की क्वांटिटी ज्यादा है, ऑलरेडी डीएनए ज्यादा है, तब इस पीसीआर करने की जरूरत नहीं है। यानी पीसीआर तभी करेंगे जब हमें क्वांटिटी को बढ़ाना है। अगर ऑलरेडी क्वांटिटी ज्यादा है तो फिर पीसीआर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो पीसीआर यहां पर ऑप्शनल माना जाता है, यह एक ऑप्शनल तरीका है। क्लियर? अच्छा, जो डीएनए बाहर आ गया है, अब इस डीएनए को कट करना है, टुकड़े करना है। डीएनए को कट करना है तो डीएनए को कट करने के लिए यहां पर उसको काटेंगे
रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जिसको हम शॉर्ट में नाम जानते हैं आरई, इस आरई एंजाइम से इसको काटा जाएगा। अच्छा, जैसे इसके ऊपर ये आरई एंजाइम इसके ऊपर डालेंगे तो ये आरई इसको कट करेगा, ऐसे यहां कट करेगा, और जब इसको कट करेंगे तो इसके यहां पर कई सारे फ्रेगमेंट्स बनेंगे। तो आरई ने जैसे कट किया तो कट करते ही यहां पर ऐसे कई सारे फ्रेगमेंट्स आ जाते। तो अभी तक आपको क्या समझाया, डीएनए को बाहर निकाला, डीएनए बाहर निकला, अगर अमाउंट कम है तो पीसीआर से बढ़ाते हैं, और जो डीएनए बाहर आ गया उसको फिर आरई से कट कर देते। जैसे आरई से कट किया, ये डीएनए के कई सारे फ्रेगमेंट्स आ गए। अब हमें इन डीएनए के फ्रेगमेंट को सेपरेट करना है। ये जो जितना भी डीएनए हम ले रहे हैं, मान लीजिए क्राइम वाली जगह से, तो ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट बने हैं, अब इन क्राइम वाले फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करना है। टेक्निक का नाम, इन फ्रेगमेंट को सेपरेट करने वाली टेक्निक का नाम आता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये क्लियर होना चाहिए, डीएनए के फ्रेगमेंट सेपरेट करना है। कौन सी टेक्निक? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। हमने सीखा था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम एक जेल बनाते हैं, किसकी? अगेरोस की। तो यहां पर भी सबसे पहले ये अगेरोस की जेल बना दी जाती है। इस जेल के अंदर यहां पे अगेरोस के बीच में याद है पोर्स होते हैं, उन पोर्स में से फिर डीएनए जाता है। अब ये जितना भी डीएनए यहां पर इकट्ठा हुआ, यहां पर इस डीएनए को उठा के इस लाइन में डाल देंगे। अच्छा, ये डीएनए कौन सा वाला था? क्राइम वाला। तो क्राइम वाले डीएनए को यहां पे डाल दिया। तो क्राइम वाली जगह से जो डीएनए मिला उसको यहां डाल देंगे इस पहले वाले वेल्स के अंदर। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, जिन भी लोगों पर डाउट है, जो भी सस्पेक्ट है, उस सस्पेक्ट की सेल में से डीएनए बाहर निकालेंगे, उसके डीएनए को आरई से काटेंगे और उसके डीएनए को यहां डाल देंगे। यहां पे डाल दिया गया सस्पेक्ट नंबर 1 का डीएनए। इसी तरह से जो सस्पेक्ट नंबर 2 था उसके डीएनए को उठा के यहां डाल दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, ऐसे अलग अलग वेल्स बनाते। अच्छा, पहले वाले वेल्स में किसका डीएनए? क्राइम वाला। दूसरे वाले वेल्स में सस्पेक्ट 1, अगले वेल्स में सस्पेक्ट 2। अगर मान लीजिए पुलिस को 5 लोगों पे डाउट है, तो 5 सस्पेक्ट है, तो यहां पर वेल्स के नंबर और भी बढ़ा सकते हैं। ये समझाने के लिए हमने 3 बनाया, लेकिन इन वेल्स की नंबर यहां ज्यादा की जा सकती है। अच्छा, इन सबके डीएनए को उठा के अब यहां पे रन कराएंगे। वही आरई से कट कर रखा है ऐसे कई सारे फ्रेगमेंट से, इनको उठा के रन कराएंगे। जब रन करेंगे तो ये यहां पे रन हो गया। अच्छा, रन करने के बाद मुझे बताना, यहां वाला जो डीएनए होगा, ये नीचे वाला, सबसे छोटा या सबसे बड़ा? याद करो, वेल से जो जितना दूर है वो उतना ही छोटा है। तो ये सबसे छोटा मतलब ये तो स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट होगा, और ये ऊपर वाला लार्जेस्ट फ्रेगमेंट होगा। क्या ये साइज के बेसिस पे अरेंज हो गए? यस। तो ये फाइनली यहां पर साइज के बेसिस पे इनको अरेंज कर दिया जाता है। अब यहां पे ध्यान से देखो, अगर इस अगेरोस जेल में चेक करोगे तो यहां पर ये बेंड, ये बेंड, ये बेंड, ये बेंड, ये बेंड, ये बेंड, सब कुछ सेम सेम जैसे दिख रहा है। यहां पर सेम इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने सेल में से पूरा डीएनए बाहर निकाला है, और जब पूरे डीएनए को चेक करोगे तो हम सबका डीएनए 99.9% सेम है। और जब इतना परसेंट सेम होगा तो सब कुछ यहां पर सेम सेम ही दिखाई दे रहा है, और सेम सेम दिखाई दे रहा है तब तो फिर क्रिमिनल पहचान में नहीं आएगा। यानी अगेरोस जेल के अंदर यहां पर आप चेक नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर चेक करते तो यहां सब सेम रहता है। तो ये चेकिंग अगेरोस जेल पे नहीं होती। अब बताओ, हमारे अंदर डिफरेंस कहां है? सबको आना चाहिए, रिपीटेटिव डीएनए, जिसको हम फाइनली नाम दे देते हैं सैटेलाइट, उसमें भी कहें तो वीएनटीआर। डिफरेंस कहां आता है? वीएनटीआर। तो हमें इसके अंदर वीएनटीआर को कंपेयर करना पड़ेगा, मतलब इसके वीएनटीआर, इसके वीएनटीआर, इसके वीएनटीआर को चेक करना पड़ेगा। अब बताओ, इसमें वीएनटीआर आपको कहां नजर आ रहा है? कहीं दिख रहा है? डीएनए के ऊपर लिखा होता होगा आई एम वीएनटीआर। तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें वीएनटीआर कौन है? अच्छा, वीएनटीआर आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसको पता करने के लिए अब हम यहां पर वीएनटीआर प्रोब की हेल्प लेते हैं। पता करने के लिए वीएनटीआर प्रोब लेते हैं। अच्छा, वीएनटीआर प्रोब क्या होता है? बहुत ध्यान समझिएगा। वीएनटीआर प्रोब शॉर्ट सिंगल स्टैंड डीएनए होते हैं। अच्छा, ये रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव मतलब इनसे रेडिएशन बाहर आती है, और इनके खास बात है कॉम्प्लीमेंट्री टू वीएनटीआर। ये वीएनटीआर के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ये जो वीएनटीआर प्रोब होते हैं, इनको आर्टिफिशियली बनाया जाता है। आप सभी जानते हैं हम सब में सीक्वेंस सेम है, तो वो सीक्वेंस आइडेंटिफाई कर ली गई है, और उसी के बेसिस पे ये आर्टिफिशियल वीएनटीआर प्रोब डाले जाते हैं। अच्छा, जब ये प्रोब बना लिए गए तो इन प्रोब को उठा के इस पे डालेंगे। अब बताओ, ये प्रोब कहां जुड़ेगा? ये प्रोब वहीं जुड़ेगा जहां वीएनटीआर है। लेकिन खास बात, जब इस प्रोब को उठा के यहां डालोगे तो ये यहां जुड़ ही नहीं पाएगा। इसलिए नहीं जुड़ पाएगा क्योंकि यहां पर डीएनए आप देख रहे हैं ऑलरेडी डबल स्टैंड है। यहां जो डीएनए आपको दिखाई दे रहा है, ये डीएनए ऑलरेडी यहां पे बच्चों ऐसे डबल स्टैंड है, ये ऑलरेडी डबल स्टैंड है, और डबल स्टैंड है तो ये प्रोब यहां बाइंड अप ही नहीं करेगा। अच्छा, प्रोब यहां जुड़ ही नहीं सकता है क्योंकि तो ऑलरेडी डबल स्टैंड था,
तो कहीं ना कहीं इन डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सिंगल स्ट्रैंड में चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, सिंगल स्ट्रैंड में चेंज करना मतलब इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, और हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए यहां अगली स्टेप फॉलो की जाती है जिसका नाम है डीनेचुरेशन। दोनों स्ट्रैंड के हाइड्रोजन बॉन्ड को अलग करना, प्रोसेस का नाम डीनेचुरेशन। और उस डीनेचुरेशन के लिए यहां पर यूज किया जाता है एल्केलाइन मीडियम का। हम हाई टेम्परेचर का यूज नहीं करेंगे। डीनेचुरेशन का एक तरीका जानते हो, हाई टेम्परेचर पे भी होता है। अगर इस जेल को उठा के हाई टेम्परेचर पे रखोगे तो ये जेल ही मेल्ट हो जाएगी, और जब ये जेल ही पिघल जाएगी तो ये सारे डीएनए के फ्रेगमेंट सब कुछ मिक्सअप हो जाएंगे, प्रॉपर डीनेचुरेशन हो ही नहीं पाएगा, आगे की प्रोसेस ही खराब हो जाएगी। तो याद रखना, हाई टेम्परेचर का यूज यहां पर नहीं करते क्योंकि इसमें जेल ही मेल्ट हो जाती है। तो फिर यहां सेपरेट करने के लिए, इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए कौन सा मीडियम लेते हैं? एल्केलाइन मीडियम। हम क्या करेंगे, यहां पर एक फ्लास्क के अंदर एल्केलाइन मीडियम भर देंगे, मतलब यहां पर इस तरह से एल्केलाइन मीडियम भर दिया गया, जिसकी पीएच अप्रोक्सीमेटली 10 के आसपास रख देंगे। ये एल्केलाइन मीडियम यहां भर दिया। अब इस जेल को उठा के इसके अंदर डालेंगे, मतलब इस जेल को उठाया और इसके अंदर यहां पर ये पुट कर दिया। बताओ जेल कहां डाल दी? एल्केलाइन मीडियम। अभी आप देखो यहां डीएनए कैसा है? डबल दिख रहा है। एल्केलाइन मीडियम में OH की अमाउंट ज्यादा होती है, एल्केलाइन मीडियम में OH ज्यादा होते हैं, तो ये OH इनके बीच के इन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेंगे और हाइड्रोजन बॉन्ड को डिस्टर्ब करेंगे, तो ये सिंगल स्ट्रैंड में चेंज हो जाएगा। मतलब यहां पर एल्केलाइन मीडियम में रखने से फायदा ये होगा कि ये जेल का डीएनए सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब थोड़े टाइम बाद आप देखोगे तो ये डीएनए से सिंगल स्ट्रैंड हो गया। बताओ एल्केलाइन मीडियम में क्यों रखा? एल्केलाइन मीडियम में रखने का फायदा यह था ताकि डबल स्ट्रैंड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर सके। अब बच्चों, अभी ये डीएनए इस जेल के अंदर है। जेल की एक प्रॉब्लम यह होती है कि जेल में लंबे टाइम तक आप डीएनए नहीं रख सकते, क्योंकि अगर इसमें को आप लंबे टाइम तक इसमें रखोगे तो इसके अंदर का डीएनए इन पोर में से होता हुआ बाहर निकल सकता है, या कई बार ये आपस में इंटरमिक्स हो सकते हैं, क्योंकि जेल के अंदर पोर है तो उन पोर से मिक्सअप हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो यहां पर अभी जेल के अंदर आपको डीएनए दिखाई दे रहा है, इस जेल के डीएनए को कहीं ना कहीं सॉलिड मीडियम पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, और सॉलिड मीडियम पे ट्रांसफर करने के लिए अगली स्टेप चलाते हैं जिसको कहते हैं सदन ब्लोटिंग। मतलब यहां पर डीनेचुरेशन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप सदन ब्लोटिंग। सदन ब्लोटिंग में करते क्या है, इसके अंदर ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम जेल टू नाइलॉन मेम्ब्रेन और नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन। मतलब अभी जो डीएनए जेल के अंदर था, जेल का डीएनए अब नाइलॉन मेम्ब्रेन पे शिफ्ट कर, जेल का डीएनए अब नाइलॉन मेम्ब्रेन या नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करते हैं। जैसे बच्चों ये यहां पर नाइलॉन मेम्ब्रेन है, इस नाइलॉन मेम्ब्रेन पे अभी डीएनए नहीं है, अभी नहीं है। अभी डीएनए कहां था? जेल के अंदर। तो उस जेल को उठा के इसके ऊपर पुट कर देंगे। मतलब नाइलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर यहां पर ये इस तरह से जेल को यहां रख दिया। बताओ जेल को किसके ऊपर रख दिया? नाइलॉन मेम्ब्रेन। मतलब यहां पर आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये तो मान लीजिए जेल है और ये नाइलॉन मेम्ब्रेन है, ये जेल, ये नाइलॉन मेम्ब्रेन। अब इसको उठा के इसके ऊपर यहां पुट कर देंगे। तो बताओ डीएनए जेल से नाइलॉन मेम्ब्रेन पे शिफ्ट होगा। जेल से नाइलॉन मेम्ब्रेन पे शिफ्ट करना, यही स्टेप कहलाती है सदन ब्लोटिंग। तो याद रखना, सदन ब्लोटिंग में क्या किया जाता है? जेल का डीएनए नाइलॉन मेम्ब्रेन पे शिफ्ट कर देते हैं, और स्टेप का नाम सदन ब्लोटिंग। अच्छा, सदन एक साइंटिस्ट है, उन साइंटिस्ट ने ही इस ब्लोटिंग के बारे में समझाया था, इसलिए इसको सदन ब्लोटिंग कर देते। अगर सदन ब्लोटिंग कर दे तो बताओ अब डीएनए जेल में रहेगा या नाइलॉन मेम्ब्रेन? जेल से डीएनए कहां शिफ्ट हो जाएगा? नाइलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर। नाइलॉन मेम्ब्रेन की खास बात यह होती है कि इसके डीएनए के साथ बाइंडिंग एफिनिटी अच्छी भी होती है। नाइलॉन मेम्ब्रेन पर डीएनए आसानी से बाइंड अप कर जाता है। यानी अगर हम थोड़ी देर बाद देखें तो यहां पर सारा डीएनए इस नाइलॉन मेम्ब्रेन के पास आ जाता है। मतलब यहां जेल का डीएनए निकलकर इस नाइलॉन मेम्ब्रेन के पास आ गया। तो बताओ डीएनए कहां पहुंच चुका है? नाइलॉन मेम्ब्रेन। अब जेल की जरूरत नहीं, अब जेल को फेंक दो। अभी हमने क्या किया? जेल का डीएनए उठा के नाइलॉन मेम्ब्रेन पर शिफ्ट करा दिया, ये नाइलॉन मेम्ब्रेन पर शिफ्ट कर दिया। मुझे बताओ, ये लाइन तो थी वही क्राइम वाले सैंपल की, ये सस्पेक्ट 1 और ये सस्पेक्ट 2 है, और ये सब कुछ नाइलॉन मेम्ब्रेन पे। अब डीएनए नाइलॉन मेम्ब्रेन पे आ चुका है। अब खास बात, यहां पर जब नाइलॉन मेम्ब्रेन पे आ चुका है, यहां पर अभी आप चेक करोगे तो यहां पर भी अभी भी आपको सब कुछ सेम सेम दिखाई दे रहा है, सब कुछ सेम दिख रहा है, क्योंकि यहां पर तो अभी भी पूरा का पूरा डीएनए है। अरे पूरा का पूरा डीएनए तो यहां ट्रांसफर हुआ है। तो अगर पूरा डीएनए यहां पर है तो हम सबका डीएनए 99.9% सेम है, और जब इतना परसेंट सेम है तो यहां पर सारे बेंड आपको सेम सेम दिख रहे हैं।
बस बहुत कम जगह डिफरेंस आएगा, सब कुछ सेम सेम दिखेगा। मुझे बताओ हमें यहां पर किसको पता करना है? VNTR। अब बात आती है VNTR का पता कैसे लगाया जाए। तो VNTR का पता करने के लिए अब अगली स्टेप चलाते हैं जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। और इस हाइब्रिडाइजेशन में इस नाइलोन मेम्ब्रेन के ऊपर VNTR प्रोब को जोड़ा जाता है। तो VNTR प्रोब का नाइलोन मेम्ब्रेन पर जुड़ना यही हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। तो याद रखना, सदर्न ब्लोटिंग के बाद अगली स्टेप क्या चलाते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, इसमें किसका यूज करते हैं? VNTR प्रोब। VNTR प्रोब क्या होता है हम जानते हैं। अच्छा, प्रोब में सबसे पहली बात, ये शॉर्ट सिंगल स्टैंड डीएनए होता है, डबल स्टैंड नहीं, ये सिंगल स्टैंड डीएनए होता है। दूसरी बात, रेडियो एक्टिव होता है। सिंगल स्टैंड है, छोटा है, रेडियो एक्टिव होता है और कॉम्प्लीमेंट्री है किसका? VNTR का। मान लीजिए बच्चों ये यहां पर VNTR प्रोब है और इन VNTR प्रोब में आप देख भी नहीं, सिंगल स्टैंड है। अब इन VNTR प्रोब को उठा के इसके ऊपर डाल दिया गया। मुझे इतना बताओ ये कहां पर जाके जुड़ेगा? क्या हर जगह जुड़ जाएगा? नहीं, ये वहीं जुड़ेगा जहां पर VNTR है। वेरी गुड, वहीं जुड़ेगा जहां पर VNTR है। तो VNTR वाली जगह पे आके ये बाइंड अप कर गए। आप बताओ ये वाला प्रोब यहां जुड़ गया, यहां जुड़ गया, बताओ क्यों? क्योंकि यहां VNTR है। अच्छा, यहां क्यों नहीं जुड़ा? क्योंकि ये VNTR नहीं है। तो जहां जहां पर आपको ये प्रोब जुड़े हुए दिख रहे, जहां जहां पर ये प्रोब जुड़े हुए दिख रहे, समझ जाना कि यही VNTR है। अरे बात समझ में आई? तो VNTR का पता लगाने के लिए VNTR प्रोब का यहां पर क्या कर दिया जाता है? हाइब्रिडाइजेशन। बात समझ में आई? अब मुझे बताओ ये जो VNTR प्रोब है क्या ये रेडियो एक्टिव है? यस, ये रेडियो एक्टिव है। और रेडियो एक्टिव है तो यहां से, इस जगह से अब निकलेगी रेडिएशन। मतलब यहां से रेडिएशन निकलेगी, यहां से भी रेडिएशन निकलेगी। तो यहां से अब आप लोगों को रेडिएशन दिखती हुई, यहां से रेडिएशन नजर आएगी, लेकिन रेडिएशन आपको दिखाई नहीं देती। तो बात आती है उस रेडिएशन को फिर डिटेक्ट कैसे किया जाए। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए फिर अगली स्टेप चलाते हैं जिसका नाम है ऑटो रेडियोग्राफी। तो याद रखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन के बाद कौन सी टेक्निक चलाते हैं? ऑटो रेडियोग्राफी। तो हमने क्या सीखा? सदर्न ब्लोटिंग करते हैं। सदर्न ब्लोटिंग से डीएनए कहां आ गया? नाइलोन मेम्ब्रेन। नाइलोन मेम्ब्रेन पर आने के बाद अब हाइब्रिडाइजेशन करते हैं जिसमें VNTR प्रोब को डाला जाता है और लास्ट में फिर क्या कराते हैं? ऑटो रेडियोग्राफी चलाते हैं। अच्छा, यहां से क्या निकलेगी? रेडिएशन। तो उस रेडिएशन को पता करने के लिए ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं। बात आती है ऑटो रेडियोग्राफी में करते क्या है? ऑटो रेडियोग्राफी के अंदर हम एक्सरे फिल्म का यूज करते हैं। आप सबने एक्सरे फिल्म देखी होगी। एक्सरे फिल्म सभी ने देखी है। याद करो, कहीं पर बोन में फ्रैक्चर हो जाता है, डॉक्टर कहते हैं ना एक्सरे करा के आ जाओ। तो एक्सरे फिल्म सबने देखी, वो ब्लैक कलर की होती है। यहां पर ये बच्चों नाइलोन मेम्ब्रेन है, यहां पर ये प्रोब जुड़े हुए हैं, इधर क्राइम वाला, इधर सस्पेक्ट 1 वाला, इधर सस्पेक्ट 2 वाला। अब यहां पर क्या करेंगे? यहां पे उठा के ये एक्सरे फिल्म को उठा के इसके ऊपर पुट कर देंगे। बताओ, नाइलोन मेम्ब्रेन के ऊपर कौन सी फिल्म लगा दी? एक्सरे फिल्म। अब खास बात, यहां पे बच्चों ये जो आप लोगों को यहां पे प्रोब दिख रहा है, इस प्रोब से क्या निकलेगी? बोलो क्या निकलेगी? रेडिएशन। और वही रेडिएशन यहां बच्चों इस एक्सरे फिल्म पे जाएगी। बताओ, रेडिएशन कहां जाएगी? एक्सरे फिल्म पे। तो प्रोब से जो रेडिएशन निकली वो एक्सरे फिल्म पे एक्सपोज होगी। मतलब अभी जो रेडिएशन थी वो यहां पर आप देखोगे तो रेडिएशन नाइलोन मेम्ब्रेन पे थी, वहां से निकलकर अब ये एक्सरे फिल्म पे आ रही है। एक्सरे फिल्म का ओरिजिनल कलर कैसा है? ओरिजिनल कलर कैसा है? ब्लैक। लेकिन जहां ये रेडिएशन आएगी वहां ये व्हाइट होने लगेगा। अब बच्चों यहां पर क्या किया जाएगा? यहां पर अगली स्टेप के अंदर ये जो एक्सरे फिल्म है इसको डेवलप किया जाएगा। मतलब इस एक्सरे फिल्म को यहां पर लेंगे और इसको यहां पर इस तरह से डेवलप करेंगे, यहां से हटा के इसको डेवलप कराया जाएगा। जब डेवलप करेंगे तो मुझे बताओ, यहां से रेडिएशन निकली तो जहां से ये रेडिएशन निकली है इस जगह पर यहां पर अब व्हाइट होने लगेगा। मतलब यहां पर आप देखोगे तो यहां पर इस तरह के ये व्हाइट स्पॉट आने लग जाएंगे। ऐसे व्हाइट स्पॉट यहां पे दिखेंगे। जब इस एक्सरे फिल्म को पूरी तरह से डेवलप कर लिया जाएगा तो ऐसे यहां पर व्हाइट कलर के स्पॉट्स बन जाएंगे। ऐसे यहां व्हाइट कलर के स्पॉट बनेंगे। तो एक्सरे फिल्म पर अब ये व्हाइट कलर के स्पॉट है। अब मुझे इतना बताओ, ये लाइन तो थी क्राइम वाली, मतलब क्राइम से जो डीएनए मिला था, ये सस्पेक्ट 1 पर्सन 1 की, ये पर्सन 2 की। अब यहां पर एक्सरे फिल्म पे फाइनली चेकिंग करते हैं। मुझे बताओ, यहां पर जब क्राइम के इन बैंड को सस्पेक्ट 1 और सस्पेक्ट 2 से मैच किया गया, सस्पेक्ट 1 सस्पेक्ट 2 से मैच किया गया, तो जब आप यहां पर मैच करके देखोगे तो आपको पता चलेगा ये वाला बच्चों यहां मैच कर रहा है, ये वाला यहां मैच कर रहा है, ये वाला यहां मैच कर रहा है। तो बताओ, क्राइम वाला डीएनए सस्पेक्ट 1 से मैच कर रहा है या सस्पेक्ट 2 से? और ये सस्पेक्ट
2 से मैच कर रहा है और सस्पेक्ट 2 से मैच कर रहा है, मतलब हम कह सकते हैं कि एग्जैक्ट क्रिमिनल यहां पर कौन है, सस्पेक्ट नंबर 2 है। और यह फाइनल चेकिंग कहां की जाती है, एक्सरे फिन पे। अब मेरा क्वेश्चन, क्राइम वाले, सस्पेक्ट वाले और सैंपल वाले जो हम चल रहे हैं, सस्पेक्ट 1 सस्पेक्ट 2, एक्सरे फिन पे हम जब चेक कर रहे हैं तो यहां पर पूरा डीएनए है या वीएनटीआर है, बस ये बताओ मुझे। तो यहां पर पूरा डीएनए है या वीएनटीआर है, ये बताइए। हाँ, क्या आंसर आएगा, यस, यहां पर जो होगा वो केवल और केवल वीएनटीआर होगा, क्योंकि इस वीएनटीआर वाले से क्या निकली, रेडिएशन, वही तो यहां एक्सपोज हुई। इससे रेडिएशन नहीं निकली, इससे रेडिएशन नहीं निकली क्योंकि प्रोब जुड़ा हुआ नहीं था, और रेडिएशन नहीं निकली तो यहां दिखाई नहीं। तो बताओ, ये जो व्हाइट कलर के स्पॉट दिख रहे, ये एग्जैक्टली क्या है, ये वीएनटीआर ही है। और ये वीएनटीआर क्राइम वाला था या सस्पेक्ट 1 का था या सस्पेक्ट 2 का था, अब मैच कर लिया। और जब हम इस रिपीटेटिव डीएनए को इस वीएनटीआर को मैच करेंगे तो फाइनली हमें पता चलेगा कि कौन क्रिमिनल है। अच्छा, हम पूरे डीएनए में चेक क्यों नहीं करते, क्योंकि अगर पूरे डीएनए को चेक करोगे तो 99.9% सिमिलरिटी आती है। सबका डीएनए 99.9% सेम था, और जब यहां सब कुछ सेम सेम होगा तो चेक करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए बच्चों यहां पर केवल और केवल वीएनटीआर को चेक करते हैं। और वीएनटीआर का पता लगाने के लिए क्या किया गया था, वीएनटीआर प्रोब डाले गए थे। इसके अंदर क्या डाले गए थे, वीएनटीआर प्रोब, और उन्हीं प्रोब से, इन्हीं प्रोब की वजह से ही फाइनली ये वीएनटीआर का हमें आइडिया लगा। तो कैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की स्टेप होती है, क्लियर हुआ। और याद रखना, फाइनल जो चेकिंग की जाती है वो एक्सरे फिल्म पर चेक करते हैं। यहां चेक करते हैं कि किसके साथ वो बैंड मैच कर रहे हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जितनी भी स्टेप हमने समझी है, इसको अब मैं आपको समराइज करता हूं। सबसे पहले सैंपल में से डीएनए का आइसोलेशन किया। अब आप ही बोलते जाना, डीएनए आइसोलेशन करने के बाद उसका क्या किया था, यस, आइसोलेशन करने के बाद उसको आरई से काटा। हाँ, एक बात और, अगर डीएनए की अमाउंट कम है तो बढ़ाने के लिए पीसीआर कर देते। डीएनए बाहर आ गया, उसको क्या करेंगे, आरई से काटेंगे। डीएनए के फ्रेगमेंट्स आ गए, अलग अलग करना है, टेक्निक का नाम, यस। उसके बाद हमने क्या किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो जेल थी वहां डीएनए डबल स्ट्रैंड था, सिंगल स्ट्रैंड में चेंज करना है तो क्या करेंगे, डीनेचुरेशन। कौन से मीडियम में किया, एल्केलाइन मीडियम में। जेल में जो डीएनए था लंबे टाइम तक नहीं रख पाते, तो उसे हमने सॉलिड मीडियम पे ट्रांसफर किया। स्टेप का नाम, यस, सदर्न ब्लोटिंग। सदर्न ब्लोटिंग करते हैं, और सदर्न ब्लोटिंग से डीएनए कहां आ जाता है, नायलॉन मेम्ब्रेन। फिर नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर वीएनटीआर को हम जोड़ते हैं। स्टेप का नाम हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें वीएनटीआर प्रोब करते हैं, और उन वीएनटीआर प्रोब से रेडिएशन निकली, उस रेडिएशन को चेक करने के लिए फिर यूज की जाती है ऑटो रेडियोग्राफी, जिसमें एक्सरे फिल्म का यूज करते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की ये आउटलाइन है कि कौन कौन से स्टेप यहां पर फॉलो की जाती है। ये स्टेप आप सीक्वेंस वाइज ध्यान रखें, डिटेल में हमने सब समझ लिया है, तो ये सीक्वेंस क्या कहती है ये मैंने आपको आउटलाइन के फॉर्म में यहां समझा दिया। जो बात इतनी समझाई, क्लियर हुई। एक खास बात, अभी हमने एक टेक्निक सीखी थी सदर्न ब्लोटिंग। सदर्न ब्लोटिंग में क्या सीखा, सदर्न ब्लोटिंग में हमने सीखा था कि इसमें डीएनए जेल से नायलॉन मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर होता है। जैसे बच्चों यहां पर ये जेल है और ये नायलॉन मेम्ब्रेन है। अब इस जेल के अंदर डीएनए था, इसको उठा के यहां से यहां पहुंचा दिया, मतलब डीएनए यहां ट्रांसफर कर दिया। बताओ कहां से कहां, यहां से डीएनए उठा के वहां ट्रांसफर किया। तो ऐसे ट्रांसफर करने की प्रोसेस का नाम कहलाता है सदर्न ब्लोटिंग। सदर्न ब्लोटिंग में डीएनए कहां से कहां जाता है, जेल से नायलॉन मेम्ब्रेन। अब खास बात, मान लीजिए इस जेल के अंदर यहां पर आरएनए होता, हो सकता है, जेल में कोई जरूरी नहीं कि हमेशा डीएनए होगा, आरएनए भी हो सकता है। और आरएनए को उठा के अगर नायलॉन मेम्ब्रेन पे शिफ्ट करे तो ऐसी ब्लोटिंग को हम नदन ब्लोटिंग कहते हैं। इस ब्लोटिंग का नाम नदन। सदर्न तो साइंटिस्ट का नाम है, ये साउथ था तो इसको नॉर्थ नाम दे दिया, बस ये डिफरेंस है। तो ये सदर्न साइंटिस्ट का नाम है, नदन कोई साइंटिस्ट नहीं है, ये साउथ था तो इसको नॉर्थ नाम दे दिया गया, इतना सा डिफरेंस है। अगर इस जेल के अंदर प्रोटीन है और इस प्रोटीन को उठा के नायलॉन मेम्ब्रेन पे शिफ्ट करे तो ऐसी टेक्निक को फिर वेस्टर्न ब्लोटिंग कहते हैं। तो 3 तरह की मेन ब्लोटिंग, सदर्न, नदन, वेस्टर्न। सदर्न कब कहते हैं, ये सबको आना चाहिए। सदर्न ब्लोटिंग कब कहते हैं, जब डीएनए को ट्रांसफर करते हैं। नदन ब्लोटिंग कब कहते हैं, जब आरएनए को ट्रांसफर करते हैं। और वेस्टर्न ब्लोटिंग तब कहते हैं जब प्रोटीन को ट्रांसफर करते हैं। तो ऐसे अलग अलग को ट्रांसफर करने के लिए ये अलग अलग नेम दिए जाते हैं। जो बात यहां पर समझाई गई, क्लियर। तो ये तीनों ब्लोटिंग आप याद रखिएगा। मेन ब्लोटिंग सदर्न ब्लोटिंग है, लेकिन इन पे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आप नदन ब्लोटिंग क्या होता है, वेस्टर्न ब्लोटिंग क्या होता है, इनके मीनिंग भी आप ध्यान रखिए, क्लियर।
एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की क्या एप्लीकेशन है? ये एप्लीकेशन हमने स्टार्टिंग में भी समझे थे, एक बार फिर से। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के एप्लीकेशन में सबसे पहला एप्लीकेशन आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्रिमिनल्स। क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करना है, क्रिमिनल्स को पहचानना है, तो उसके लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग काम में लेते हैं। हमने सीखा था कि क्राइम वाली जगह से जो डीएनए मिलता है, फिर सस्पेक्ट 1, सस्पेक्ट 2, सस्पेक्ट 3, जितने भी सस्पेक्ट है मैच करते हैं। जिसके साथ मैक्सिमम मैचिंग हो जाएगी वही क्रिमिनल होगा। तो क्रिमिनल को पहचानने का बेस्ट तरीका होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अच्छा, क्रिमिनल को पहचानना मतलब एक तरह की ये फॉरेंसिक साइंस में इसका रोल है। इसका सेकंड रोल आता है इन डिटरमाइनिंग पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी। ह्यूमन पॉपुलेशन में कितनी डाइवर्सिटी है, कितना डिफरेंस है, उसको चेक करने में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का हम यूज़ कर सकते हैं। हमारा इवोल्यूशन किससे हुआ होगा उसको कंपेयर करना है, तो उसमें भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का रोल देखा गया है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एक थर्ड एप्लीकेशन आता है पैटर्निटी टेस्ट। पैटर्निटी टेस्ट का मतलब यह है कि पेरेंट्स का पता करना, कि मान लीजिए कोई चाइल्ड है, उसके पेरेंट्स का एग्जैक्ट पता करना है कि कौन उसके पेरेंट्स है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग काम में ले सकते हैं। पैटर्निटी टेस्ट में एक बात हमेशा याद रखना कि जो बच्चे का RFLP होता है, बच्चे का RFLP, ये RFLP 50% मैच करता है फादर के साथ और 50% मैच करता है मदर के साथ। बच्चे का RFLP 50-50 दोनों से मैच करता है। 50% फादर से मैच करेगा, 50% मदर से मैच करेगा। और दोनों से 50-50 इसलिए मैच करता है क्योंकि बच्चे में जो क्रोमोसोम आए हैं 50% उसके फादर से आए, 23 उसके फादर से आए, 23 उसकी मदर से आए। तो जब आधे आधे क्रोमोसोम दोनों से आए तो 50-50 दोनों से मैच करेगा, 100% नहीं। अच्छा, एक केस लेके यहाँ पे इसको समझते हैं। मान लीजिए बच्चों यहाँ पर ये चाइल्ड है, मदर है, फादर A और फादर B। इसके बायोलॉजिकल फादर में डाउट है कि कौन इसका रियल बायोलॉजिकल फादर है। इस तरह के डिस्प्यूट वाले केसेस को कैसे सोल्व करते हैं? अच्छा, इस केस को सोल्व करने के लिए सबसे पहले ये यहाँ पर चाइल्ड के RFLP बनाए, बच्चे के क्रोमोसोम को निकाला, उसके RE से कट किया और उसका RFLP पैटर्न निकाला। अच्छा, ये RFLP किसका है? बच्चे का। यहाँ पर RFLP मदर का और यहाँ पर फादर A और ये फादर B के RFLP। ये बच्चों RFLP पैटर्न ले लिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, बच्चे के RFLP मदर फादर से मैच करेंगे। पहले मुझे इतना बताओ, बच्चे का RFLP क्या 100% मदर से मैच करेगा? नहीं, 50% फादर से और 50% मदर से। अब मैच करते हैं। जब इसको मैच किया गया तो ये वाला RFLP मदर से मैच कर रहा है, बाकी नहीं। इसी तरह से ये वाला RFLP मदर से मैच कर रहा है, बाकी से नहीं। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला RFLP और ये वाला RFLP तो मदर से मैच कर गया, ये तो मदर से मैच कर गया। तो बाकी बचे जो 2 RFLP है, अब बताओ किससे मैच करने चाहिए? 2 मदर से मैच कर गए तो 50% फादर से मैच करने चाहिए। जब इस RFLP को चेक किया गया तो ये यहां जाके फादर से मैच हो रहा है और ये वाला यहां जाके फादर से मैच हो रहा है। तो बताओ फादर A के साथ मैचिंग हो रही है या B के साथ? तो आप देखोगे 50% RFLP फादर B के साथ मैच कर रहे हैं, 4 में से 2 B के साथ मैच कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसके बायोलॉजिकल फादर B है, तो इसके जो रियल बायोलॉजिकल फादर है वो फादर B होगा। ये हम यहां पर इस तरह के केसेस को सोल्व कर सकते हैं। तो किस तरह से ये सोल्व किया जाता है, समझ में आया सबको अच्छे से? अच्छा, इस पे नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि बच्चे के RFLP किसके साथ मैच करते हैं? पहला ऑप्शन 100% फादर के साथ, दूसरा 100% मदर के साथ, तीसरा 50% फादर 50% मदर। क्या कहेंगे? 50% फादर के साथ 50% मदर के साथ मैच करते हैं। जो बात यहां समझाई, क्लियर हुई? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पॉलीमॉर्फिज्म मतलब वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल क्या होता है, इस पॉलीमॉर्फिज्म को समझाने के लिए आपकी एनसीईआरटी में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ही पॉलीमॉर्फिज्म से रिलेटेड पूरा एक पैराग्राफ दिया है। बच्चे जब उस पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो उसमें जनरली वो समझ में नहीं आता है कि वो पैराग्राफ कहना क्या चाहता है। हम उस पैराग्राफ को समझते हैं। उस पैराग्राफ में कहा गया है कि जर्मिनल सेल में भी म्यूटेशन होता है और सोमेटिक सेल में भी म्यूटेशन होता है। अच्छा, स्किन की सेल बताइए बच्चों कौन सी है? सोमेटिक। और इसमें अगर म्यूटेशन हो गया तो उसको सोमेटिक म्यूटेशन कह देंगे, और अगर गैमिड बनाने वाली सेल में म्यूटेशन हो जाए तो उसको जर्मिनल म्यूटेशन कह देते हैं। अब मान लीजिए इस जर्मिनल सेल में म्यूटेशन हो गया, लेकिन फिर भी ये पर्सन यहां गैमिड बना पा रहा है। जर्मिनल सेल में म्यूटेशन होने के बावजूद भी गैमिड बना पा रहा है, और जब गैमिड बन गए तब तो अगली जनरेशन आएगी, यानी ये अगली जनरेशन में ट्रांसफर हो जाएगा। जर्मिनल सेल का म्यूटेशन तभी ट्रांसफर होगा जब वो गैमिड बनाने में कैपेबल हो। लेकिन सपोज करो जर्मिनल सेल में ऐसा कुछ म्यूटेशन हुआ कि इस बार वो पर्सन गैमिट नहीं बना पाए।
अगर ऐसा म्यूटेशन हो कि इस बार वो गैमीट नहीं बना पाए, गैमीट बनाने की एबिलिटी लॉस हो गई, और जब गैमीट नहीं बना पाया तो अगली जनरेशन में कैसा ट्रांसफर होगा। तो याद रखना, जर्मिनल सेल का म्यूटेशन ये तभी ट्रांसफर हो सकता है जब वो गैमीट बनाने की एबिलिटी लॉस ना करे। अगर गैमीट बनाने की एबिलिटी लॉस्ट हो गई तब तो फिर ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं हो सकता, क्योंकि जब गैमीट ही नहीं है तो अगली जनरेशन कैसे आएगी। बात समझ में? अच्छा, सोमेटिक सेल के म्यूटेशन की बात करें तो ये सोमेटिक सेल में होता है, और सोमेटिक सेल गैमीट नहीं बनाती है तो ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होता। तो जर्मिनल सेल का तो ट्रांसफर होता है, सोमेटिक का ट्रांसफर नहीं होता। लेकिन खास बात, जर्मिनल का भी तभी ट्रांसफर होगा जब वो गैमीट बनाने की एबिलिटी लॉस ना करे, तभी वो ट्रांसफरेबल होता है। अच्छा, एनसीईआरटी में अब क्या लाइन लिखिए, न्यू म्यूटेशन मे अराइज इन एन इंडिविजुअल आइदर इन सोमेटिक सेल और इन द जर्म सेल। दोनों तरह की सेल में हो सकता है, सोमेटिक सेल में भी हो सकता है और जर्म सेल के अंदर भी हो सकता है। सोमेटिक सेल में भी म्यूटेशन हो सकता है और जर्मिनल सेल में म्यूटेशन हो सकता है। अब सबसे मेन बात, इफ अ जर्म सेल म्यूटेशन, जर्म सेल की म्यूटेशन की बात कर रहा है, डज नॉट सीरियसली इंपेयर इंडिविजुअल एबिलिटी टू हैव ऑफस्प्रिंग हु कैन ट्रांसमिट द म्यूटेशन। इस लाइन का मतलब यह है कि जर्मिनल सेल का म्यूटेशन तभी ट्रांसफरेबल होगा जब वो इसकी गैमीट बनाने की, ऑफस्प्रिंग लाने की एबिलिटी को लॉस ना करे। अगर गैमीट बनाने की एबिलिटी लॉस हो जाती, गैमीट बनाने की एबिलिटी लॉस हो जाती, तब यह ट्रांसफर नहीं होता। तो याद रखना, जर्मिनल सेल का म्यूटेशन कब ट्रांसमिट हो पाएगा, जब वो गैमीट बनाने की एबिलिटी को लॉस ना कर पाए, तभी जाके ट्रांसफरेबल होता है। बात समझ में? तो दो तरह की सेल हैं, जर्मिनल और सोमेटिक सेल्स। अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म को समझने के लिए यहां पर बच्चों मैंने डीएनए को ड्रॉ किया। इस डीएनए के अंदर ये छोटा सा पार्ट कहलाता है जीन। पूरा डीएनए जीन नहीं होता है, उसका छोटा पार्ट क्या कहलाता है, जीन। और ये जीन वाला पार्ट ही एक तरह से होता है कोडिंग पार्ट। ये जीन वाला सेक्शन क्या कहलाता है, कोडिंग। अब मान लीजिए ये यहां पर कुछ पार्ट था जो यहां पर आरएनए प्रोटीन नहीं बनाता, मतलब ये हो गया नॉन कोडिंग। तो डीएनए में कोडिंग पार्ट भी होता है, नॉन कोडिंग पार्ट भी होता है। आपसे पूछूंगा मैं, कोडिंग और नॉन कोडिंग में से कौन ज्यादा होता है? नॉन कोडिंग पार्ट बहुत ज्यादा होता है, 98% से भी ज्यादा होता है। कोडिंग पार्ट तो बहुत कम होता है, कितना, लेस देन 2% होता है। अच्छा, अब ये जो कोडिंग पार्ट होता है, जीन वाला पार्ट, जीन से क्या बनता है, आरएनए। आरएनए से बनता है प्रोटीन। और मान लीजिए इस प्रोटीन ने कुछ ऐसा काम किया, कुछ एंजाइम बनाए, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज किया, और मान लीजिए कि प्लांट में इसने फ्लावर कलर दिया और यहां पर उसने रेड कलर के फ्लावर प्रोड्यूस किए। प्लांट में समझ रहे हैं, रेड कलर के यहां पर फ्लावर प्रोड्यूस किए। अब बताइए, यहां पर जीन और यहां पर जीन सेम होगी। अगर ये दोनों क्रोमोसोम होमोलोगस है, बात को सुनना अच्छे से, अगर दोनों क्रोमोसोम होमोलोगस है तो जो जीन यहां बैठी है वही जीन यहां बैठी होगी, यानी दोनों पर जीन बिल्कुल सेम टाइप की। इस जीन का काम था रेड कलर लाना, फ्लावर कलर लाना, रेड ला रहा है, तो इस जीन का काम भी वही है कि रेड कलर लाना, फ्लावर कलर लाना। इस जीन ने भी यहां पर सबसे पहले क्या किया, वही सेम बात, यहां आरएनए बनाया, आरएनए से प्रोटीन बना, फिर यही प्रोटीन यहां पर रेड कलर ला रहा है। अच्छा, जीन अगर आरएनए प्रोटीन बना रही है मतलब एक्सप्रेस हो रही है, यहां पे भी आरएनए प्रोटीन बना रही है मतलब एक्सप्रेस हो रही है, और दोनों जीन सेम है तो सेम तरह का एक्सप्रेशन शो कर रही है, सेम एक्सप्रेशन शो कर रही है। ये भी रेड कलर दे रहा है, ये भी रेड कलर दे रहा है। अब बच्चों हुआ क्या, दोनों जीन पहले अच्छे से बताना, सेम है या अलग है, अलग है, असेम है या अलग है, सेम है, ये भी कलर की है, ये भी कलर की जीन है। अब इस जीन के अंदर यहां पर म्यूटेशन हो गया, बिल्कुल हो सकता है, कोडिंग पार्ट भी है तो डीएनए, म्यूटेशन तो यहां भी हो सकता है। और म्यूटेशन ऐसा हुआ कि इससे प्रॉपर आरएनए नहीं बना, प्रॉपर प्रोटीन नहीं बना, और प्रॉपर प्रोटीन नहीं बना तो रेड कलर नहीं बनेगा, यानी फ्लावर में प्रॉपर कलर प्रोड्यूस नहीं होगा, तो यहां पे फ्लावर व्हाइट कलर के रह गए, और व्हाइट कलर के रह गए मतलब अब ये प्रॉपर एक्सप्रेस नहीं हो पाया, क्योंकि व्हाइट कलर आ गया तो कलरलेस कंडीशन आई, प्रॉपर एक्सप्रेशन हो ही नहीं रहा है, प्रॉपर प्रोटीन बन ही नहीं रहा है। तो एक बात मुझे बताओ, ये जीन और ये जीन अलग है या सेम है? जीन तो सेम है, लेकिन एक जीन यहां पर एक्सप्रेस हो रही है और वही एक जीन यहां एक्सप्रेस नहीं हो रही। तो इस जीन के एक तरह से दो फॉर्म है, एक फॉर्म वो है जो एक्सप्रेस कर रहा है, एक फॉर्म वो है जो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। तो जीन के ये दो फॉर्म होते हैं, और जीन के इन्हीं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म को कहा जाता है अलील। अलील क्या होता है, बहुत अच्छे समझना, जेनेटिक्स जब हम पढ़ते हैं तो ये अलील बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे पूरी जेनेटिक्स पढ़ लेते हैं लेकिन ये पता नहीं चलता कि अलील क्या है। अलील मतलब जीन के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स को ही क्या कहा जाता है, अलील। डिफरेंट फॉर्म मतलब
एक फॉर्म वो है जो एक्सप्रेस कर रहा है और एक फॉर्म वो है जो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। अब मुझे बताओ, इसका एक्सप्रेशन यहां पे रुक गया है, ये किसने रोका? तो ये सब किसकी वजह से हुआ? म्यूटेशन की वजह से। तो म्यूटेशन की वजह से ही ये एक्सप्रेशन रुका, मतलब एलील प्रोड्यूस हुए। तो यहां पर एलील क्या है? डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ जीन इज कॉल्ड एलील, और ये एलील अराइज होते हैं ड्यू टू म्यूटेशन। अब इनमें से जो एक्सप्रेस होता है ये कहलाता है डोमिनेंट एलील, और इस डोमिनेंट एलील को समझाने के लिए मैंने कैपिटल आर से इंडिकेट कर दिया, क्योंकि रेड कलर दे रहा है तो कैपिटल आर से इंडिकेट कर दिया। अब जो एक्सप्रेस नहीं हो पाता, इसको रिसेसिव फॉर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसको स्मॉल आर से लिख दिया जाता है। मतलब ये जो आर और स्मॉल आर आपको दिखाई दे रहे हैं, यही अब कहलाएंगे यहां पर एलील। ये यहां पर क्या बन गए? एलील। तो इस जीन के दो एलील है, एक कैपिटल आर एलील है और एक दूसरा स्मॉल आर एलील होता है। एलील की खास बात ये होती है कि एक बात ये याद रखना अच्छे से, ऐसा नहीं कि जैसे ही म्यूटेशन हुआ और एलील बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। म्यूटेशन होने के बाद भी उसको एलील तभी कहा जाता है जब वो एक खास कंडीशन पूरी करे। एलील तब कहेंगे, न्यू एलील तब कंसीडर करना है व्हेन इट अपीयर इन एवरी जनरेशन विथ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0.01। एनसीईआरटी पढ़ोगे, लाइन मिलेगी आपको बड़े, विथ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0.01। ग्रेटर देन 0.01 से मतलब यह है कि अगर 100 प्लांट लगाए तो मिनिमम एक से ज्यादा में तो दिखना चाहिए। 100 में से एक प्लांट के अंदर तो ये डिफरेंट फॉर्म दिखना चाहिए। इसको बच्चों आप ऐसे समझिए, एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको। यहां समझाने के लिए मान लीजिए इस प्लांट को ग्रो कराया, और इस प्लांट को ग्रो कराया तो इसमें फ्लावर कलर रेड कलर क्या है। अगले प्लांट को ग्रो करा के देखा, इसमें भी रेड कलर। जब हम इन प्लांट को ग्रो करा के देखते थे तो इसमें हमेशा ऐसे रेड कलर के फ्लावर आते थे। यहां पर हर जगह कौन से कलर के फ्लावर आ रहे हैं? रेड। यहां पे हर जगह से रेड कलर के फ्लावर आ रहे हैं, रेड फ्लावर आते थे। जब भी बच्चों इस प्लांट को ग्रो कराते हमेशा रेड कलर के, लेकिन इस बार क्या हुआ, जब इन प्लांट को ग्रो करा के देखा तो एक प्लांट के अंदर यहां पर व्हाइट कलर के फ्लावर आ गए। हर जगह रेड आ रहे थे लेकिन एक में व्हाइट आ गए। अच्छा, व्हाइट आ गया मतलब कुछ डिफरेंट फॉर्म आ गया। अब यहां पर ये जो बच्चों रेड वाला फॉर्म था, इसको मैंने कैपिटल आर से लिख दिया। इसके लिए एलील कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर है, जहां जहां रेड है सब जगह कैपिटल आर है। व्हाइट है मतलब ये हो गया एक तरह से स्मॉल आर। अब मैं इसको स्मॉल आर नया एलील तभी कहूंगा, नया एलील तभी कहेंगे जब ये 100 प्लांट में से एक न एक प्लांट में दिखे और हर जनरेशन में भी दिखना चाहिए। मान लीजिए बच्चों ये फर्स्ट जनरेशन में दिख रहा है। अब जब सेकंड जनरेशन में ग्रो करा के देखा तो सेकंड जनरेशन में जब ग्रो करा के देखा तो यहां पर ये रेड कलर के फ्लावर आए, और भी ग्रो करा के देखे तो सब में यहां पर ऐसे रेड कलर के फ्लावर आए। बताओ व्हाइट कहां आया? कहीं नहीं आया। तो इसका मतलब व्हाइट नहीं आ रहा है तो इसको हम नया एलील अभी कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि अगली जनरेशन में तो अपीयर ही नहीं हो रहा है। इसको नया एलील तभी मानेंगे जब ये अगली जनरेशन में भी दिखना चाहिए और कम से कम 100 में तो एक में दिखना चाहिए। 100 प्लांट में से कम एक में तो दिखना चाहिए। यहां तो एक में भी दिखाई नहीं दे रहा है, और एक में भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसको मतलब हम इसको स्मॉल आर नहीं कह सकते। तो बात आती फिर ये व्हाइट कैसे आ गया होगा? तो ये व्हाइट इसलिए आ गया होगा क्योंकि हो सकता है कि ये सोमेटिक सेल का म्यूटेशन हो। बात समझ में आई? मैंने बहुत बड़ी बात कह दी। हो सकता है ये सोमेटिक सेल का म्यूटेशन हो, और आप जानते हैं सोमेटिक सेल का म्यूटेशन नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होता, तो अगली जनरेशन में ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है, और अगली जनरेशन में ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो अब हम इसको एलील नहीं कह सकते। अच्छा, इसको एलील कब कहते? जब ये अगली जनरेशन में भी इतने सारे प्लांट में से कहीं ना कहीं एक में तो दिखना चाहिए। अब मान लीजिए यहां पर हमने क्या किया, यहां पर इसकी अगली जनरेशन निकाली, और अगली जनरेशन में भी एक प्लांट के अंदर ये दिख गया। यहां भी दिख रहा था, अगली जनरेशन में भी दिख गया, और अगली जनरेशन में दिख गया तो हम मान लेंगे कि इसका एक नया एलील यहां पर स्मॉल आर आ चुका है। यहां पर एक नया एलील कौन सा आ चुका है? स्मॉल आर। लेकिन ये स्मॉल आर तभी कंसीडर करेंगे जब ये अगली जनरेशन में भी दिखना चाहिए, और कैसे दिखना चाहिए? 100 प्लांट में से कम एक में दिखना चाहिए। फिर यहां पे बच्चों इसकी अगली जनरेशन निकाले। जब इसकी अगली जनरेशन निकाले तो अगली जनरेशन में भी इनको ग्रो करा के देखा, एक में दिख रहा है। अब हर जनरेशन में दिखाई देता जा रहा है, और हर जनरेशन में दिख रहा है, मतलब एक नया एलील स्मॉल आर आ गया। तो नया एलील स्मॉल आर कब कहेंगे? जब हर जनरेशन में दिखना चाहिए विथ फ्रीक्वेंसी 0.01, मतलब 100 में से कम एक में तो दिखना चाहिए। जो बात यहां समझे, क्लियर हुई? तो यहां पर हमने क्या सीखा था? नया एलील तभी कंसीडर करेंगे जब वो हर जनरेशन में अपीयर हो विथ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0.01। बात समझ में? अच्छा,
ये जो अलील बने हैं ये एक तरह से कोडिंग पार्ट में चेंजेस से बने हैं। कौन से पार्ट में चेंज हुए? कोडिंग। अब बात आती है, ये जो पार्ट आपको यहां दिखाई दे रहा है ये था नॉन कोडिंग। बताओ बच्चों, कोडिंग ज्यादा होता है या नॉन कोडिंग? नॉन कोडिंग ज्यादा होते हैं। अब इसमें भी तो म्यूटेशन हो सकता है, इसमें भी म्यूटेशन हो सकता है, और यहां पर मान लीजिए म्यूटेशन हुआ, और म्यूटेशन होने से ये जो ए था यहां हट गया और उसके बजाय यहां पर आ चुका है ये सी। ए के बजाय यहां पर कौन आ चुका है? सी। अब देखो नॉन कोडिंग पार्ट में यहां पर जब चेक किया गया तो ये एटीजीसी 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 कितनी बार रिपीट कर रहा है? 3 टाइम्स। यहां पर देखें तो ये एटीजीसी एटीजीसी म्यूटेशन से पहले अगर हम देखते तो म्यूटेशन से पहले हम देखते तो ये यहां पर भी एटीजीसी था, तो ये 1 2 3 टाइम था, ये भी 3 टाइम था। लेकिन जैसे यहां पर म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन ने जैसे इसको हटाया, हटाते यहां तो सी आ गया, और सी आ गया तो बताओ अब यहां पे ये तो रिपीट कर नहीं रहा है, तो बताओ अब रिपीटेशन 2 टाइम्स रहा। पहले रिपीटेशन 3 टाइम था, अब रिपीटेशन 2 टाइम्स से। बताइए यहां सीक्वेंस सेम है, सीक्वेंस तो सेम है, बस यहां रिपीटेशन नंबर वेरी कर गया, इधर 3 टाइम है इधर 2 टाइम है। और ये नंबर क्यों वेरी कर गया? ड्यू टू म्यूटेशन। जैसे म्यूटेशन हुआ ये रिपीटेशन नंबर वेरी कर गया। यही बात मैं आपको कब से समझा रहा हूं कि हम सबके अंदर सीक्वेंस तो सेम होती है, ये रिपीटेशन नंबर वेरी करते हैं, और ये वेरी क्यों कर जाते हैं? म्यूटेशन की वजह से। अब बताना, यहां म्यूटेशन हो जाए बॉडी में क्या फर्क पड़ेगा? इस म्यूटेशन की वजह से बॉडी में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये पार्ट तो यहां पर नॉन कोडिंग पार्ट है, और नॉन कोडिंग पार्ट में अगर म्यूटेशन हो जाए तो इससे कोई आरएनए नहीं बनता, कोई प्रोटीन नहीं बनता, बॉडी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो कोडिंग पार्ट में अगर चेंजेस हैं, कोडिंग पार्ट में अगर म्यूटेशन है तो कुछ ना कुछ चेंज होता है, जैसे रेड के बजाय व्हाइट आ जाता है, चेंज आ जाता है। लेकिन नॉन कोडिंग पार्ट में अगर म्यूटेशन हो जाए तो कोई चेंजेस नहीं आता, बॉडी में चेंज इसलिए नहीं आता क्योंकि ये एक्सप्रेस नहीं होता। तो इतनी सारी बातें समझाने के बाद अब मैं आपसे क्या पूछता हूं, बहुत ध्यान से आंसर देना आप। म्यूटेशन कोडिंग पार्ट में होता है या नॉन कोडिंग? दोनों में होता है। अरे कोडिंग में भी हो रहा है और नॉन कोडिंग में भी हो रहा है। किसमें म्यूटेशन के चांस ज्यादा है? यस, नॉन कोडिंग में म्यूटेशन के चांस ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये पार्ट 98% से ज्यादा है, ये वाला पार्ट यहां पर 98% से ज्यादा है, तो इसमें म्यूटेशन के चांस ज्यादा होते हैं। अच्छा, कौन सा म्यूटेशन दिखाई देता है, डिटेक्ट होता है? तो कोडिंग पार्ट का म्यूटेशन दिखाई देता है, जबकि ये वाला पार्ट दिखाई नहीं देता है। पुराने जमाने में साइंटिस्ट लोग केवल कोडिंग पार्ट के डिफरेंस को ही देख पाते थे, यानी कोडिंग पार्ट की वेरिएशन, यानी कोडिंग पार्ट की पॉलीमॉर्फिज्म को देख पाते थे, क्योंकि ये दिखाई देती थी। लेकिन आज के टाइम पर तो नॉन कोडिंग पार्ट में जो पॉलीमॉर्फिज्म आ रही है, इसका भी हम यूज कर रहे हैं। दिखाई तो नहीं दे रही है, लेकिन इसका भी हम यूज करने लग गए, और इसका यूज किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर। तो बताओ, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब वेरिएशन कोडिंग पार्ट में भी आती है, नॉन कोडिंग में भी आती है। पॉलीमॉर्फिज्म दोनों में आती है, लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कौन सी यूज करते हैं? नॉन कोडिंग वाली। और कोडिंग वाली वो होती है जो एक्सप्रेस होती है, और उनमें डिफरेंस आने की वजह से फाइनली क्या बनते हैं? अलील्स बनते हैं। जो बातें यहां समझाई गई, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब बच्चों आप एनसीईआरटी का पैराग्राफ पढ़ने की कोशिश करिएगा। वो एनसीईआरटी का पैराग्राफ अब आपको समझ में आएगा कि वो पैराग्राफ क्या कहना चाहता है।